अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा मगर अहम दौर इस्लामाबाद में हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात बिलाखिर हुकूमत को पेश कर दिए हैं। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को पेश किए हैं और मुतालबात के मुसवदे पर 6 अरकान कमेटी के दस्तखत भी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ ने विफाकी हुकूमत से चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया है। इस तहरीरी मुतालबे में यह कहा गया है कि कमीशन विफाकी हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम होगा और कमीशन के जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत बाहमी रजामंदी से 7 दिन के अंदर शुरू कर देगी। तहरीर मुतालबे में यह भी कहा गया है कि कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करेगा और दूसरा साफ ये कहती है कि कमीशन जो बनेगा वो 24 से 27 नवंबर के वाकयात इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शनाख्त करेगा। FIRs के इंदराज में दरपेश मुश्किलात का अजाला होगा, इस पर भी तहकीकात का मुतालबा हुआ है। तहरीरी मुतालबे में यह भी कहा गया है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानतें और सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी करे। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अयाज सादिक साहब ने यह कहा कि यह तासुर दिया गया कि शायद मैं अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। वजीर आजम के सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है और आज की मुलाकात में अपोजिशन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा, फाइनल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हमें डील चाहिए ना ढील चाहिए। असीरान की रिहाई 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन महज हमारे मुतालबात में शामिल हैं, जो आज प्रेजेंट भी कर दिए हैं। आज की इसी मीटिंग के हवाले से हम बात करेंगे अपने शो में और सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब ने भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज संदेला साहब। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आप दोनों की शिरकत का। आगाज करना चाहूंगी अहमद साहब से। आज मीटिंग हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर मुतालबे दे दिए हैं, मुतालबात हमारे सामने हैं, हमने बता भी दिए हैं। सर, कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी, हुकूमत ये कह रही थी कि आप पहले रिटन फॉर्म में अपने दे दें मुतालबात, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे कि हमने क्या करना है। जब आपने अपने मुतालबात दे दिए हैं तो अब आपको क्या लगता है कि कितनी देर पर इस पर अमल दरामद हो जाएगा? रिस्पांस कैसा आने की उम्मीद है? पॉजिटिव आएगा? ये कोई खास उम्मीदें नहीं है जितनी हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में देखें, क्योंकि मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा है तो इसका मतलब है कि कोई अनफोर्सीन फोर्सेस हैं जो यहाँ तक पहुँचाने में कोई अपना एक हिडन रोल प्ले कर रही है। वो इट इज डिफिकल्ट टू फोरटेल किस नौयत का पीछे वो ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और उसका रीजन क्या है ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जो मुतालबात अभी आज जो पेश हुए हैं, आपने अब जैसे आपने पढ़ के सुनाया भी है अभी, तो इससे एक चीज तो वाज़ेह हो जाती है ना कि जो एक रट लगाई जाती है बार बार, एक आपने देखा कि हर आदमी जो है वो नून लीग और हुकूमत का वो एक रट लगा रहा है क्योंकि NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं मिलेगा। अगर NRO मांगना हो तो फिर ये मुतालबात की क्या जरूरत है? NRO मांगना हो तो वो 1.5 साल से वो जेल में रहने की क्या तुक था? इस वक्त भी तो बहुत पहले आ जाते। नवाज शरीफ साहब तो 4 दिन नहीं गुजार सके थे जेल के अंदर, फौरन उन्होंने पाँव पकड़े, माफी मांगी, माफीनामा लिख के दिया, सियासत से 10 साल के लिए दस्तबरदार हो गए और चले गए बाहर। तो ये तरीका होता है NRO वगैरह का, या आने का या जाने का। तो ये तो नहीं तरीका होता ना कि आप जेल में भी रहें और फिर आपके एक हार्ड लाइन के ऊपर भी हो और आप कहें कि आप NRO ले रहे हैं। तो इसलिए ये बात तो बड़ी कयास है कि ये PTI या इमरान खान कोई NRO के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई जो है बैकडोर डिप्लोमेसी इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, लेकिन इससे पहले यहाँ मुज़ाकरात की बात है, वो मेरा ख्याल है कि ये किसी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ वो इसमें जो है वो अपना काउंटर वर्जन जो देंगे इसका जवाब, तो इसमें जो मुतालबात इनकी तरफ से आए हैं इसमें सर्टन मॉडिफिकेशन वो लेके आएंगे। आउट राइटली वो इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि
जो अनफोर्सीन मैंने कहा है पीछे कुछ अगर ताकत है जी तो उसको भी इन्होंने लगता है कुछ जवाब दे होंगे शायद, और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम भी होगा, ये महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा अहमद साहब, आपको अब उम्मीद है कि जो सबसे पहले जो बड़ा मुतालबा था वो यही था कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से एक कमीशन तश्कील दे दें, और उसके ऊपर कोई भी नहीं मान रहा था, वो कह रहे थे कि सब चीज़ें सामने हैं, वीडियोस हमारे पास हैं, कन्विक्टेड लोग हैं, सजाएं आधों ने भुगत ली हैं, बाकी भुगत रहे हैं, इसके ऊपर क्यों बनाना है आपने कमीशन? अब आपको लग रहा है कि कमीशन बन जाएगा? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, अब मैं आई कैन नॉट टेल कि अच्छा ये जो आप टर्म यूज कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस, ये आप हमारी समझ के लिए बता दें कि आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेड वे? हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम कोई मतलब है कि वो ऐसा कमीशन की तश्कील का वो ऐलान हो जाएगा उधर से, जो एक बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट किस्म का, जिसे कहिए ना कि जिसकी कोई ना हैसियत होगी, ना उसकी कोई उसके पास कोई अथॉरिटी होगी, ना वो किसी बड़े ऑफिसर को से पूछगिछ कर सकेगी या अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो इस किस्म का कमीशन जो है इसमें एक लोअर लेवल के ऊपर, और शायद ये डिमांड नहीं मानेंगे कि जी दोनों की रजामंदी से किसी कमीशन को अपॉइंट करे, इसको वो रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा संदेला साहब भी हमारे साथ हैं, अहमद साहब आपकी इजाजत से उनसे भी पूछ लेते हैं। परवेज साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अहमद साहब फरमा रहे हैं कि ठीक है अब हो सकता है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील भी हो जाए, अब मुतालबात जब तहरीरी तौर पर चले गए हैं, लेकिन वो जो कमीशन बनेगा उसके अंदर ना तो हमारी रजामंदी शामिल होगी, ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं हम, ऐसे बात कर रहे हैं कि हतमी बात नहीं है ये। आपको क्या लग रहा है कि अब जुडिशल कमीशन बना देगी हुकूमत? बना देना चाहिए जी, क्योंकि जाहिर है भागना तो है इन्होंने, आज भी भागना, कल भी भागना है। ये जब बन जाएगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही काम है इनका, यू टर्न लेना है इन्होंने हर जगह से। अभी जैसे ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे गैर मुनासिब अल्फाज हैं कि नवाज शरीफ पाँव पकड़ कर माफ़ी मांग कर, देखिए भाईजान जो मौजूदा जेल में बैठे हैं वो तो बीवी के हाथ में माफ़ीनामा दे के आगे पीछे भाग रही हैं, घूम रही हैं कि कहीं से कोई शेल्टर मिल जाए, कहीं से कोई बात बन जाए। सुन लीजिए अहमद साहब सुन लीजिएगा, आपने मतलब गलत लफ्ज इस्तेमाल किए ना। माफ़ीनामा तो अभी इमरान खान साहब मांग रहे हैं, ये माफीनामा तो और क्या नहीं है, कल तक आप लोग लीक कर नहीं दे रहे थे, अभी आप लीक कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि लीक कर दे रहे हैं, तो लीक कर दे रहे हैं, लीक कर दे रहे हैं ना अभी आप, पहले आप लीक कर नहीं दे रहे थे। मतलब आप अगर इसको इन मुज़ाकरात को चाहते हैं कि हुकूमत, तो फिर आप अपने अगर मुनासिब अल्फाज यहाँ पे भी रखें, अपने जब बात करने जाते हैं वहां पे भी रखें, तो ज्यादा अच्छे तरीके से बात चलती है। लेकिन जब आप लोग ऐसा कोई तंजिया, जब कोई ऐसे आप कोई तंजिया जब चीज चलाते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो, लेकिन ना एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ट्वीट कर रहे हैं, यही काम आपका है कि आप लोग माफी भी मांग रहे हैं, तरला भी कर रहे हैं, मिन्नत भी कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, जेल से बाहर जाने की बात भी कर रहे हैं और आपसे धमकियां भी लगा रहे हैं। और आर्मी चीफ से आपकी मुलाकात एक साइड लाइन पर मुलाकात हुई है, जो मुलाकात एक जो मसाइल है वहां के, उस सूबे के मसाइल है, और उसको पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जी बड़े क़यामत आ गई, आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है, मामला ठीक होने जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी उतरे हुए उस्मान से ना, आप लोगों ने आप लोगों ने आसमान से उतारा हुआ है ना, क्योंकि आप लोग किसी और से बात करना चाहते नहीं। पिछले 10 साल से आसमान से उतरे हुए हैं ना, कभी उनको बात कह लेते हैं, कभी उनको कौम का रहने वाला कह लेते हैं, कभी आप कहते हैं कि ये गद्दार है, कभी ये तो डिसाइड तो मतलब आप लोग ही करते हैं। अब इसका जो तरीकाकार है वो यही है कि आप लोग जो आपके मुज़ाकरात हैं वो हों, उनमें बैठें, अपने मुतालबात रखें, और ये कहते हैं ना जो खुफिया ताकतें, कोई जोर लगा रहा है, कोई कर रहा है, बिलीव करें, ट्रस्ट करें अपने आप पर और दूसरी सियासी जमातों पर। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन रास्ता होगा। खुद पर भी एतमाद करें, या खुद भी अपनी ताकत को देखें। एक सूबे में आप लोगों की हुकूमत है, 90-91 आपके मेंबर हैं, अच्छी भली ताकत है, ये कोई छोटी ताकत नहीं है। बेनजीर साहबा की हुकूमत में 17 MNA के साथ वो अपोजिशन करते रहे, तगड़ी करते रहे, तो आप लोगों के पास तो 91 है। जो फोरम आप लोगों को मिला वहां पर जाएं, बेहतरीन है पार्लियामेंट, वहां बैठे। और ये जो कहते हैं ना कोई पुश कर रहा है और कोई कुछ करने देगा या कोई कुछ कह रहा है, मेरे ख्याल में नीयत भी साफ होनी चाहिए, अल्फाज भी मुनासिब होने चाहिए, और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि अच्छा निकलेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेबल पर बैठ गई है, जरूर निकलेगा जी, जरूर निकलेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार होगी अहमद साहब, तो मैं तो बहुत ज्यादा पुरुमीद हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बैठती नहीं थी सियासतदानों के साथ। तो अगर वो बैठ गई है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे, और इंशाल्लाह निकलेंगे। उसमें बस ये है कि ये जो चीजें चलती रहती हैं साथ में थोड़ी बहुत मुनासिब तरीके से चलाई जाएं, तो और भी अच्छे तरीके से माहौल से ये चीजें आगे चली जाएंगी। अच्छा संदेला साहब, अहमद साहब ने फरमा रहे हैं कि जो अल्फाज आपको आपकी तबीयत पे नागवार गुजरे हैं वो वापस लेते हैं, जो मियाँ साहब के हवाले से उन्होंने अदा किए थे। और इसके साथ साथ संदेला साहब, इसी बात की कंटिन्यूटी में जो मुलाकात का आप जिक्र कर रहे थे
کہ آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے گنڈاپور صاحب کی, بیرسٹر گوہر صاحب کی, اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس کے پیچھے بھی کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا؟ کیونکہ ہم تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہر جگہ پر ایون پاکستان تحریک انصاف بھی اس ملاقات کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے ایسی ملاقاتیں. بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں جی دیکھیں وہ جس مقصد کے لیے ہوئی ہے وہ مقصد کیا ہے کہ وہاں کے صوبے کی سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہاں اس لیے یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اگر اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف پہلے وہ مطلب کہ جو بیرسٹر صاحب ہیں گوہر صاحب وہ اس بات کو مان نہیں رہے تھے کہ ہوئی ہے, بعد میں جب عمران خان سے ملے ہیں تو انہوں نے کہا جی بالکل ملاقات ہوئی ہے, اچھی بات ہے, ملاقات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے, ان کے بھی جیل کے حوالے سے یہی بیان چل رہے ہیں کہ ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈائریکٹ ملیں, ہم سے بات کریں, ہم سے ملاقات کریں. تو یہ ملاقات اچھی بات ہے, لیکن اس ملاقات کا جو مقصد ہے, جو جس مقصد کے لیے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی بتانا چاہیے. بیرسٹر صاحب کو بڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی, یہ صرف پیور اور پیور اس صوبے کے مسائل کے سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں اس پر ملاقات تھی. اور اس میں صرف خالی بیرسٹر صاحب نہیں تھے, اس میں ساتھ میں بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے بھی جو ترجمان تھے یا ان کے جو لیڈ کر رہے تھے وہ بھی تھے, اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے حافظ. تو یہ خالی کوئی ایسی اسپیشل ملاقات نہیں جس سے مطلب کہ آنے والے دنوں میں عطاء الرحمان موجود تھے. اب احمد اویس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مطلب کوئی اتنی بڑی وہ بات نہیں ہے جس طرح بنا کے پیش کیا جائے. اچھا لیٹ می آسک ہم, احمد صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, ایمل ولی خان صاحب ایکسیپٹ کر رہے تھے, گزشتہ روز بیرسٹر صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا, بیرسٹر سیف نے ماننے سے انکار کر دیا, آج مان لیا. یہ کیا کوئی اسٹریٹجی فارم کی ہوئی تھی؟ کیا وجہ تھی, کیوں ہائیڈ کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ تو صوبے کے امن و امان کے حوالے سے ہے اور یہ ایک ایسی مچ نیڈڈ ملاقات تھی جو پہلے ہونی چاہیے تھی. ویسے اپیرنٹلی اس کی ضرورت تھی, اور اب اگر ہو گئی ہے تو اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو احمد صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں یہ کرتا ہوں کہ کسی صورت اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اور اگر کسی نے چھپایا تو غلط کیا. بالکل ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کون سی ایسے چمبا کی بات ہے. آفٹر آل وہ بھی پاکستان کے شہری بھی ہیں اور گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, تو اس لیے ملاقات تو اپنے ملک کے اپنے شہری کے ساتھ اپنے ملک کے کسی بھی حیثیت میں وہ اس وقت ہیں. ملاقات ہوئی تو کیا ہو گیا, کوئی بری بات نہیں, اور ہونی چاہیے ملاقات, پہلے بھی ہو جاتی تو کوئی بری بات نہیں. اس لیے میں تو اس کو اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں اور نہ چھپانا چاہیے. لیکن کیا اس وجہ سے چھپانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں وہ جو بات ہو رہی تھی پہلے مذاکرات سے کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہو جائے, وہاں پر ہمارے معاملات طے پا جائیں, تو وہ جو ایک ڈیل کا تاثر ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ سے چاہتی ہے کہ وہ پاور ہولڈنگ لوگوں کے ساتھ بات کرے, پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بات نہ کرے. کیا یہ وہ ایک کوئی ریزن تھی یا پھر آفیشلی کوئی آرڈرز تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی اطلاعات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں میں بتاؤں, وہ یہ پہلے جو تھا ایک ان کو اعتراض رہا پہلے بھی, اور وہ یہ تھا کہ یہ بھی جو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ سو کالڈ پولیٹیکل گورنمنٹ کی بنی ہوئی ہے جس طریقے سے, اس سے اجتناب کر رہے تھے, اور وہ رائٹلی کر رہے تھے. اس وقت یہ صورتحال تھی کہ بات کا اگر کرنی ہے تو بات جو ہے وہ خالق سے کی جائے, مخلوق سے کرنے سے کیا فائدہ. یہ تو وہ جو وہ کہتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. اب بات میں جب آگے بات چلی ہے تو جو ایک پازیٹیو پہلو نکلا بات کی, بیٹھے جو حکومت جیسی یا کیسے بھی ہے پارلیمنٹ میں موجود ہے, اس کے بعد یہ دونوں پارٹی جو ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں, بات چیت کا آغاز ہوا ہے. تو آغاز ہوا ہے تو کہیں کسی انسان جب اگر سنسیئر ہارٹ کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ بیٹھتا ہے مذاکرات کے لیے تو کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچ جاتا ہے, اور وہ اکثر وہ نتیجے جو ہیں ایسے وہ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور ہو بھی جانے چاہیے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک بہت کوئی کسی کو آسمان سے چڑھا دیں اور دوسرے کو سمجھا جائے کہ جی بس وہ تو این آر او کے علاوہ بات ہی نہیں کر سکتے. یہ نہیں, اس بات میں مجھے ضرور اعتراض ہوگا جب کیا حکومت کو بات کرے یا کوئی کرے, کیونکہ عمران خان نے اگر این آر او لینا ہوتا تو وہ تو کب کا یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا. وہ تو ایک اصول کے اوپر کھڑا ہے, کوئی نہیں جیل میں ہے, کوئی بات نہیں ہے. بڑی بڑی لیڈرشپ جو ہیں آپ دنیا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں واقعات ہوتے ہیں, لیکن ایک اصول پرستی پہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور ایک آدمی اسپائنلیس طریقے کے ساتھ اپنے معاملات کو اس وقت میں جو ہے وہ جھک کے تسلیم کر کے اور اپنا وقت گزار کے نکل جائے, یہ دو مختلف صورت حال ہوتی ہے لیڈرشپ میں. تو یہ ایک سٹانس لیا ہوا ہے, لینا بھی چاہیے. قوم بھی اس لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے. آج یہاں سے اگر یہ ہٹ جائیں گے اپنے سٹانس سے تو قوم بھی پیچھے ہٹ جائے گی.
ठीक है। अच्छा संदेला साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जब बैठ रही है मीटिंग्स के अंदर नेगोशिएशन के प्रोसेस में, वैसे तो वो उतर आई है, मुज़ाकराती कमेटी ज़ाहिर है अमली तौर पर अपना काम शुरू कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो एक सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट है वो वहाँ पर कम नज़र आता है। ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है या एक दूसरे की नीयतों पर शक करते हैं। ज़ाहिर है राइवरी तो है ना, एक सियासी तौर पर भी अगर आप कह सकें तो वो भी मौजूद है दोनों जमातों के अंदर। तो इस वजह से भी उनका ज़्यादा रुझान ये है कि अच्छा चले हम डायरेक्टली वहाँ पर बात कर लें, क्योंकि उनका एक तासुर है कि स्पेशली शहबाज शरीफ के हवाले से आपके इल्म में होगा कि वो क्या समझते हैं, तो ये भी तो एक मेजर रीज़न हो सकती है। तो इसके ऊपर पीएमएलएन को एतराज़ क्यों है, क्या लगता है कि क्या वजह इसकी? देखें, उसकी रीजन ये है कि लाडले बंड की बड़ी पुरानी आदत है और उनको पता है या वो समझते हैं कि जिस तरह से वो इक़्तिदार में आए थे 2018 में आरटीएस बंद करवा के, कौन उनको लेके आए थे, तो अब भी वहीं पे नजरें अटकी हुई हैं। हालांकि वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हुए हैं कि जनाब इस तरफ ना देखें, सियासतदानों के साथ बैठें और ये जमहूरियत वाला चैप्टर जो है इसको चलाने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि जाहिर है पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, उधर ही देखा जाता है। देखिए ना, अगर आप सियासतदानों के साथ बैठ जाएं, अभी मेरे भाई जो हैं वो बड़े हमारे काबिल इज्जत है, हमारे लिए सीनियर है, तो वो अभी जो कह रहे हैं कि एक स्टांस पे खड़े हैं इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब भी खड़ी रहे हैं कभी कभी। कल तक वो जो जिस अमेरिका के खिलाफ, जिस अमेरिका से निजात दिलाना चाहते थे, गुलामी के वो जो झंडे हैं वो तोड़ना चाहते थे और पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना चाहते थे, और वो समझते थे कि वहां से कोई खत, लेटर या कोई मैसेज, पैगाम या कोई ट्वीट आता है तो वो हमारी जो खुद मतलब एक मुल्क की जो सालमियत है उस पर हमला है। आज वो वहां पे बार बार फोन करके, कॉल करके कह रहे हैं कि वहां से कोई मैसेज और कॉल आ जाए तो यहां से छुटकारा मिल जाए। और इसी तरह यहां पे उनको पता है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ताकत का मंबा है वो आर्मी है, आर्मी चीफ है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो उनसे बात हो जाए। तो फिर इस तरह से फिर चीजें चलती नहीं है ना। मुमालिक देखिए, जब आप एक तरफ तो आप मतलब दावा करते हैं कि आप इस मुल्क की जमहूरियत के अलमदार हैं, मतलब इस जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, तो फिर अगर ये चांस मिल रहा है तो फिर कभी आप वज़ीर आज़म के बारे में कोई ऐसे नामुनासिब लफ्ज़ जो अपने ट्वीट में लिख देते हैं, या फिर वहां पे फिर 1970 वाला वाकया लिख देते हैं कि वहां से आप वज़ीर आज़म को भी हर्ट कर रहे हैं और वहां से आर्मी चीफ को बता रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने 1970, तो ये चीजें गैर मुनासिब हैं। और अगर ये प्रेशर डालने के लिए की जाती है कि इसको प्रेशर डालकर हम लोग छुटकारा पा लेंगे, तो मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। और जहां तक वो कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब बड़ी देर पहले कैसे जेल से निकल जाते, उनके ऊपर केसेस हैं, वो केसेस चल रहे हैं। कल एक केस में उनको आई डोंट नो, हो सकता है वो बरी हो जाए, लेकिन हो सकता है उनको सजा भी हो जाए। तो अगर तो वो 14 साल सजा या 10 साल सजा होती है या वो बरी होते हैं तो बात समझ आती है। सजा होने के बाद अगर वो सजा नहीं पूरी करेंगे, रास्ते में से किसी जगह से जंप मार के निकल जाएंगे, तो वो वही है जो आप लोग नहीं मान रहे, वो NRO ही होगा। क्योंकि ये लफ्ज आप लोगों ने मुतारफ करवाया हुआ, ये आप लोग ही हमें बताते रहे। तो अब अगर तो 10 साल सजा पूरी करते हैं इमरान खान साहब, अगर उनको होती है तो फिर मानेंगे जनाब बिल्कुल बहुत बड़े लीडर हैं। आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल सजा भुगत के आई है ना, उन्होंने भी तो जेल सजा काटी है ना, लेकिन देख लेंगे। और अगर फिर वही जहां से जैसे निकलना है, ये जो भी कहा जा रहा है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए या उनके केसेस जो हैं वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या किसी और तरीके से, तो फिर ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब को पता है, ये बात उनको समझ आ गई है, लेकिन दरमियान में उनका अंदर का पुराना इमरान खान जागता है, कभी अमेरिका, कभी चीफ आर्मी स्टाफ या कभी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन उनको ये बात समझ आ गई है कि अब बैठना सियासतदानों के पास पड़ेगा। बेहतरीन तरीका यही है, मुल्क इस तरह आगे चलेगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। अगर कुछ लेन देन होना है और अगर इमरान खान साहब ने कोई किसी किस्म का कोई सहूलतें लेनी है या वो उन्होंने किसी किस्म का रिलीफ लेना है, तो बदले में उनको मुल्क के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो सियासी इस्तेहकाम है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये सारा कुछ होगा सियासतदानों के साथ मिलकर बैठकर। अच्छा, किसी और जगह से मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की उनको कोई आस उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर गलत तरीके से 2018 की तरह वो कोई रास्ता इस्तेमाल करके आएंगे तो उसका रिजल्ट वो पहले भी देख चुके हैं। अच्छा संदेरा साहब, अहमद साहब से सवाल है इसी मुतालिक। अहमद साहब, बड़ा ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। बानी पीटीआई का भी स्टेटमेंट आया है जो मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को हमसे बात करनी चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात बंद है, हमेशा कहा कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से ये दरवाजे बंद थे। अब अगर बातचीत शुरू हो गई है तो ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बातचीत होगी, इसके अंदर ज़ाती मफादात की बात नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन दूसरी जानिब जो NRO की टर्म यूज़ कर रहे हैं संदेला साहब, 190 मिलियन पाउंड केस का अगर फैसला आ जाता है, अब जाहिर है कि वो हमें तो नहीं पता फैसला क्या है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो खान साहब के हक में नहीं आता, तो फिर भी इसी तरीके से ये पूरे का पूरा सिस्टम चलता रहेगा, निगोशिएशन का प्रोसेस चलता रहेगा, जहां पर जितना रिलीफ मिल रहा है ऑलरेडी ये मुज़ाकराती कमेटी के थ्रू, उसी तरीके से रहेगा, या फिर दोबारा से वो जो एहतजाज वाली एक कल खबर आई थी कि एहतजाज की कॉल होगी और ये होगा वो होगा, या फिर दोबारा वो रास्ता इख्तियार किया जाएगा? अहमद साहब देखिए, ये बात तो बड़े
कई दफा जो है वाज़ेह तौर पे कर दी गई है कि ये जो केस चल रहा है, इस केस का फैसला इन मुज़ाकरात के ऊपर आसान अंदाज नहीं होगा, ठीक, जो भी फैसला होगा। अब ये बात जो कर रहे थे, अब तक तो ये फैसला, ये केस का फैसला आएगा, देखी जाएगी क्या जो भी होगा। अब तक तो किसी केस में, 3 केसों में उनको सजा हुई थी, तीनों केस में वो बरी हो गए जी, और इसलिए कहते हैं हम कि उनको तो सिर्फ ये इन्होंने एक दबाव के तहत जेल में रखा हुआ है ना। अब किस केस में वो जेल में थे? अब तो ये तो सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन जो है, जो हुकूमत है ना, ये तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत इस वक्त जेल में है ना। आज वो विड्रॉ करें ना, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उनको उनकी पॉपुलैरिटी का खौफ जो है, उस खौफ के पेश नजर जो उनको जेल में रखा हुआ है कि ये बाहर आएंगे तो ये इनसे संभाले नहीं जाएंगे। ये और दूसरी बात ये करते हैं, अमेरिका की बात की है तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, ये जब से नवाज शरीफ 1990 से आप ऑनवर्ड आ जाएं तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर था, बल्कि 88 से आप आए तो जिसने ये खुल के ये बात की थी कि अब पाकिस्तान जो है वो किसी के लिए हायर्ड गन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, ये लफ्ज आज तक कभी पाकिस्तान की किसी सियासतदान, पॉलिटिकल लीडर के मुंह से नहीं निकले थे और क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी थी। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये सारी दुनिया में तमाशा बना हुआ है। दुनिया का कौन सा मुल्क है, कौन सा मीडिया है जो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठाता और हंसी नहीं उड़ाता कि एक ऐसी हुकूमत बनी हुई है जो हारी हुई लोगों की हुकूमत बनी हुई है। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है दुनिया में, ये तमाशा बना हुआ है सारी दुनिया के अंदर। इमरान खान के कहने की तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। इसलिए वो अमेरिका में ये कहें तो हर तरफ जो है एक सेंटिमेंट्स हैं। दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बिल्कुल, और जब ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो एक कोने में जो कुछ हो रहा है दूसरे कोने से वो सब कुछ नजर आ रहा होता है क्या हो रहा है। मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। इन वजूहात की बिना के ऊपर अगर अमेरिका में भी जो वहां पे सोशल सर्कल जो है, सोसाइटीज जो है, ह्यूमन राइट्स की सोसाइटीज जो है और वॉयलेशन के ऊपर, ह्यूमन राइट वॉयलेशन के ऊपर बहुत सारे वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूरोपियन यूनियन है, कॉमनवेल्थ है, वहां पे हर जगह को इमरान खान जाते हैं तो कह रहे कि ऐसा स्टेटमेंट हुआ मेरे लिए, वो तो जेल में बैठा हुआ है। जी बिल्कुल कह रहे हैं ना आप कहने से वो ऐसा करेंगे। ये सूरत हाल ऐसी बन चुकी है इसलिए कि दुनिया को मुंह दिखाने के तो काबिल नहीं है। किसको मुंह दिखाएंगे, क्या किया इन्होंने ऐसी सूरत के अंदर। तो अब ये इसलिए इमरान खान ने कहा है कि चलो मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कोई सूरत निकलती है तो हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, चलो बात करें कुछ निकले। लेकिन ये साथ साथ अपनी टांग ऊंची रखना कि जी एनआरओ की बात हो रही है, ये कोई वही एनआरओ नहीं, ना लेंगे एनआरओ। नेगोशिएशन बातचीत एक असूल के ऊपर होगी, हो रही है, अगर शुरू हुई है किसी के ऊपर होगी और उसी के ऊपर खत्म होगी। उसी में जो आप जब नेगोशिएशन करते हैं तो कुछ ले और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर होता है। आप कुछ चीज एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीज डिनाई करते हैं और कहीं कंसेंसस बिल्टअप हो जाता है और वो अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर समझें तो ये जो है ना, इंसान अपनी जो एनवायरनमेंट के ऊपर और अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर वो फैसला सादर करता है और वही कैफियत है इस वक्त हुकूमती नुमाइंदगान की, क्योंकि जो उन्होंने देखा अपनी लीडरशिप में तो उसी के मुताबिक वो इमरान को भी सोचते हैं ऐसे हैं। अगर ऐसा हो कि आज आप 10 पेरेंट्स को खड़ा कर लें और 10 पेरेंट्स के बच्चों को खड़ा कर लें और उनसे पूछें हर एक को कि तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, देखिए वो कोई एक बच्चा नाम देगा कि ये जो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें क्योंकि अगले अच्छा क्विकली एक का नाम नहीं कोई लेगा। पाकिस्तान के हालात तो ये है। ठीक है वैसे वक्त की कमी है, आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। परवेज संदेला साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे हैं मौजूद है JUIFA के तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब, हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टेटमेंट मौलाना साहब के हवाले से आपको अपडेट कर देते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस के मामले के ऊपर जो उन्होंने जितनी भी निगोसिएशन का प्रोसेस किया, जो भी गुफ्तगू की, वो खासी सख्त रही। लेकिन उसके बाद जब बात हो रही है इस मुज़ाकरात
मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से तो वो इसके हक में नज़र आते हैं और उनका यही कहना है कि सारे के सारे पॉलिटिकल मामलात हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होने चाहिए और मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होने चाहिए। जो उनके मुतालबात है उसके ऊपर हुकूमत को देखना चाहिए और जहाँ तक हुकूमत उनका साथ दे सकती है वहाँ तक उस हद तक हुकूमत को साथ देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सियासतदानों के मनफी रवैये हैं जिसकी वजह से पार्लियामान बेवकत हो जाता है। सियासतदानों को अपने मसाइल का हल पार्लियामान के अंदर करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए और इसी असम्बली से नुमाइंदगान को अपने मसलों का हल निकालना चाहिए। और जहां तक बात होती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात और इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल क़यादत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और उनके रवाबित इतने अच्छे होते हैं तो वहाँ की जो खबरें हैं उनके ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा था कि सियासतदानों को जमहूरियत पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा फिर उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि जो जमहूरी हुकूमत है उसको जमहूरी रवैये अपनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप के हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रंप को खुसूसी तौर पर अपने दिमाग पर तारी किया हुआ और इस खित्ते से अमेरिका मौजूद था। अफगानिस्तान की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो यहाँ से शिकस्त खाकर भाग भी चुका है और बलूचिस्तान और केपी में हुकूमती रिट के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो ख़त्म हो गई है। असलम गौरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, JUIFA के तर्जुमान, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच सर। बात हो रही है पॉलिटिकली, जिस तरह से अभी निगोसिएशन का प्रोसेस चल रहा है, मुज़ाकराती कमेटी को आज प्रेजेंट कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहरीरी मुतालबात और मौलाना साहब को भी हम देख रहे हैं कि वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस मुज़ाकराती अमल के हामी नज़र आते हैं। लेकिन क्या लगता है मौलाना साहब इसके अंदर आगे जाकर अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रख दिया है लेकिन वो ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं है इस हवाले से कि जिस तरीके से जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो चाहते हैं कि ये जुडिशल कमीशन कायम हो, हुकूमत मिनोअन उसी हवाले से काम करेगी। तो आपको लगता है कि आगे जाकर मौलाना साहब भी इसके अंदर इंटरवीन कर सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि उनका स्टेटमेंट है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं मुल्क के अंदर की होनी चाहिए, जमहूरी कुव्वतें जो है वो मजबूत होनी चाहिए। देखिए, हम तो जमहूरी लोग हैं, हमने सारी उम्र जमहूरियत के लिए माशाल्लाह के दौर में भी तहरीकें चलाई हैं और जमहूरी काज के लिए हमने हमेशा अपना उसमें जद्दोजहद में जारी रखी है। अब सूरत ये है कि जो आप फरमा रही हैं कि इस वक्त बात मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI के और उसके दरमियान में जी। PTI के और उसके दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत के दरमियान में, और ये बाकायदा किसी और को उन्होंने अभी तक इसमें एंगेज नहीं किया। और जो लोग उनके साथ उस कमेटी में हैं वो भी वही लोग हैं जो PTI के हमसफर हैं और उनके साथ हैं। तो इसलिए जब तक हमें उनकी सूरत-ए-हाल का अंदाजा नहीं होगा कि आज कुछ चीजें उनके मुतालबात तो सामने आए हैं, बहरहाल मैं समझता हूँ कोई इतने जो मुतालबात हैं उनके ऊपर अगर हुकूमत गौर खोज करे तो मैं कुछ मसला, कुछ लोग कुछ दो में अगर 26 में तरमीम में हमारे साथ मसाइल हल हो सकते हैं तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हुकूमत कर सकती है। और तब मुज़ाकरात होते हैं तो PTI को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा। कोई भी मुज़ाकरात हो दोनों पार्टियों को बड़े खुले दिल के साथ होना चाहिए। ये एक दूसरे को दबाव में लाके मुज़ाकरात नहीं होते, ना मीडिया पे मुज़ाकरात होते हैं कि आप अंदर जो बात कर रहे हैं अंदर रह गई और बाहर आके उससे ज्यादा बातें मीडिया पे एक दूसरे को कर रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि उससे भी नुकसान होता है। तो दोनों टीमों को खुले दिल से काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। हो सकता है हुकूमत के लिए भी कुछ मुश्किलात हो, अपने पार्टनर से मशवरा करना हो तो उनको भी उनसे करना होगा और PTI को भी देखें। इस वक्त तो महमूद खान चौधरी भी ऑन बोर्ड नहीं है जो उनके इत्तेहाद के सरबराह है। तो मौलाना साहब ने तो अपना उसी अंदाज में कि हम जमहूरी लोग हैं और हमने हमेशा मुज़ाकरात को ही अपनाया। हमने 26 तरमीम में भी आपको देखा इतने बड़े मसले को हमने मुज़ाकरात के जरिए हल किया। तो हम तो मुज़ाकरात के हामी हैं और चाहते हैं मुज़ाकरात हों और अल्लाह करे कि कामयाब भी हों ताकि मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, मुल्क में जो इंतशार है वो खत्म हो। लेकिन असलम साहब ये बात तो वाज़ेह है कि अगर निगोसिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है जिस तरह से मौलाना साहब ने भी मुज़ाकरात को तरजीह दी और उसमें कामयाब भी हुए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने रवैयों के अंदर, अपने मुतालबात के अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करनी होती है। जिस तरह से आप भी गुफ्तगू कर रहे थे कि थोड़ा सा आपको लोअर रहना पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दोनों जानिब से बातचीत होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर वो ये कहती है कि जो हमने बोला है उन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाए। आपको लगता है कि इस तरह से भी कामयाब होती हैं मुलाकातें, मुज़ाकरात और अमली तौर पर ये नतीजा खेज भी साबित हो सकता है इसी तरीके से अगर चलते रहें वो? तो नहीं, मैं समझता हूँ इस तरह से हट दर्मी से कोई बात भी जिद के ऊपर मनवाने की बात नहीं होती।
اور اگر اس طرح کریں گے تو مذاکرات نہیں ہوگی. آپ کو دیکھا ہم نے 26 ترمیم میں 56 کلازز تھی جو ہم نے 34 ڈیلیٹ کرائی ان سے نا. تو جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو مذاکرات میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو ان کی بھی سننی پڑتی ہے, اپنی بھی سنانی پڑتی ہے, اور پھر کچھ چیزیں ان کی بھی ہمیں ماننی پڑی, جس پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو گلا تو ہے لیکن وہ اسی بات گلا ہے کیونکہ کچھ تو ہمیں ان کی بھی رکھنی تھی, ساری اپنی تو نہیں بنوا سکتے ہم کسی کے ساتھ. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس پر ویسے پی ٹی آئی والے بھی جو سخت زبان ہے اس کو کم کرے, خاص کر کے ان کے وقاص شیخ صاحب جو ضرور سے زیادہ ہی آج کل تو تیز ہو گئے ہیں, اور اسی طرح علی امین صاحب ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں جو بیسیکلی جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گفتگو پارٹی کے اندر تو ان کی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن ان کی گفتگو سے تو سارے جو پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا چاہیے, چونکہ پی ٹی آئی کا سربراہ جو ہے بالی کے جو ہے وہ تو وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو باہر جو لوگ ہیں وہ پھر میں بھی سمجھتا کہ مسائل ان کے لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے جس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کو کردار ادا کرنا چاہیے. دونوں سنجیدہ لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. عمر ایوب صاحب بھی سمجھدار لوگ ہیں, اور یہ لوگ آگے آئیں اور آ کے اس معاملے کو دیکھیے اور سنجیدگی سے اس معاملے کو حل کریں. اچھا اسلم غوری صاحب, لاسٹلی آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ملاقات کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ مولانا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں خان صاحب. کیا وہ اطلاع, وہ انفارمیشن مولانا صاحب تک بھی پہنچی تھی, اور اگر آگے چل کر یہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر مولانا صاحب ایکسپیکٹڈ ہے کہ خان صاحب سے ملنے جائیں گے اسی نیگوسیشن کے پروسیس کے چلتے ہوئے؟ دیکھیں یہ ساری میڈیا سے گفتگو ہمارے تک پہنچی. ان کے سابق اسپوکس پرسن ہیں جناب روف حسن صاحب, انہوں نے ٹی وی چینل پہ کہا کہ خان صاحب کی خواہش ہے, اور پہلے بھی ہمارے پاس جتنے لوگ بھی آتے رہے ہیں مذاکرات کے لیے وہ یہی کہتے تھے کہ خان صاحب کے حکم پہ ہم آئے, ان کی مشاورت سے آئے, ان کے کہنے پہ ہم آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہو, لیکن دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جیل میں ہے. اب جیل میں ان کے ساتھ جو ملاقات ہوگی اس کی حیثیت کیا ہوگی. آپ سمجھیں جیل میں وہ اپنے گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, انڈیپینڈنٹ جگہ پہ تو نہیں بیٹھے, ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی بات بھی لیک بھی ہو سکتی ہے, تو مذاکرات کا تو بے معنی ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ دو بڑے پارٹیوں کے قائد مل رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پارٹی کے قائد ہیں, تو ان کے درمیان میں کیا گفتگو وہاں ہونی چاہیے, اسے ٹی آر او ہم طے کریں گے. ساری چیزیں پہلے ہم طے ہو تو پھر اس کے بعد ہی وہ ملاقات کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے قبل ابھی تک ہمارے پاس باضابطہ کوئی دعوت آئی نہیں ہے. جو آئے گی تو پھر اس کے بعد اگلی بات ہم سوچیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. مدارس بل کے حوالے سے اسلم صاحب بتا دیجیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ آخری مراحل میں ہے اور ایونچولی اس کو صوبوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب اگر صوبوں کی طرف سے کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں, اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا نہیں جاتا صوبوں کے اندر, جیسے سے خالد مقبول صدیقی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب کو ملا نہیں ہے اس مدارس بل کے اندر کچھ بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے اس پورے عمل کو دہرایا جائے گا, بلاول صاحب سے بھی ملاقات ہوگی سو دیٹ میک شور کیا جائے کہ صوبے اس کو عملی طور پر اس پر کام کرنا شروع کریں اگر وہاں سے کچھ ایسی چیز آتی ہے سامنے؟ تو دیکھیے صوبوں سے جب تک بات ہے نا, ہم نے آپ کو پتا ہے کہ 26 یعنی ترمیم سے قبل کراچی بلاول اس میں 5 گھنٹے مذاکرات کیے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہو چکی ہیں. اسی طرح جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے. پھر یہ شاید خالد مقبول صدیقی بھائی بھول رہے ہیں کہ ہم نے یہ جب 16 ماہ کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ معاملے سارے ڈسکس ہوئے تھے, اور یہ سارا مدارس بل اسی دور میں